हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू जीनियस टू। आज हम इंग्लिश के सेट फर्स्ट 2024 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे और इसका विषय कोड है 817 यच यच। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम किसी भी पेपर को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए जाएं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान देना है कि पेपर हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से 15 मिनट हमको दिए जाते हैं पेपर को रीड करने के। जैसे कि यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और ये बताया भी गया यहाँ टाइमिंग के बारे में कि टाइम है 3 hours 15 minutes, यानी कि हमको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहले हमको 15 मिनट प्रश्न को पढ़ने के लिए मिलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी जितने भी हमें प्रश्न मिलेंगे सभी करना अनिवार्य है। फिर है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यहाँ पे बच्चों कितने पार्ट्स में है, 2 भागों में हमारा पेपर ये डिवाइड हुआ है। फिर इसके बाद है पार्ट 1 और यानी पार्ट ए और पार्ट बी, हमें 2 पार्ट मिलते हैं और पार्ट ए है और पार्ट बी है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम ऊपर की ओर देखें तो इसमें यह है कि चौथा जो इंस्ट्रक्शन है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, यानी कि हमें 20 मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 1 मार्क, एक एक नंबर के। ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द OMR आंसर शीट, जिसको हमें OMR आंसर शीट पर भरना है। फिर पांचवा जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर एंड फॉर गिवन OMR सिट ऑनली, यानी कि हमें क्या करना है कि जो हमें पार्ट ए में 20 क्वेश्चन मिलेंगे उसको हमें OMR सीट पे भरने हैं। और फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि डू नॉट इरेज, हमें इसको फिर मिटाना नहीं है, कट कट नहीं करने हैं, यूज वाइटनर या वाइटनर का यूज नहीं करना है हमको OMR सीट पर। ठीक है, आफ्टर आंसरिंग, प्रश्नों का उत्तर देने के बाद, यानी कि जब हम उस पर भर लेते हैं OMR सीट पे तो हमें दोबारा से उस पे ना तो OMR को कट करना है ना तो उस पे वाइटनर लगाने हैं, क्योंकि अगर आप कट करते हैं वाइटनर लगाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आगे क्या है कि मार्क ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, यानी कि जितने मार्क्स के आपके प्रश्न आएंगे वो आगे आपके दिए रहेंगे। फिर पार्ट बी कंस्ट्रक्शंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, अब आगे जो पार्ट बी आएगा हमारा वो पार्ट बी 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी कि उसके आंसर हमको लिखने होंगे। फिर जो आठवां इंस्ट्रक्शन है वो ये है, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि पार्ट बी का जितने भी प्रश्न है वो सब करना हमको अनिवार्य है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं पार्ट ए के बारे में। देखिए पार्ट ए हमारा चालू हो गया है और ये पार्ट ए को हमको करना है OMR शीट पर, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चंस 1 to 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि हमको पहले इस पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ने के बाद हमें न्नीचे इसके 1 से लेकर 3 प्रश्नों में उत्तर को भरने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पैसेज पढ़ लेते हैं। इसमें पैसेज क्या है कि व्हेन वी इंटर द न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, व्हाट इम्प्रेसेज अस मोस्ट इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस। कह क्या रहे हैं कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क हार्बर में प्रवेश करते हैं, फर्स्ट थिंग्स वी सी, तो जो पहली चीज हमको दिखाई देती है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। व्हाट इम्प्रेसेज अस, जो हमको अपनी ओर आकर्षित करती है, ए मोस्ट इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस, इसके साइज और इसके महत्व को लेकर के। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा, हाउ इट केम टू बी देयर, कि यहाँ कैसे आया। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज द गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100th ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ द अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी कि ये फ्रांस के द्वारा अमेरिका के इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पर हमको मिला था। इन 1869 स्कल्पचर फ्रेडरिक अगस्ट बारहोल्डी began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned liberty is as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddesses of the past
but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished. ये हमारा पैसेज रहा। इस पैसेज को पढ़कर आगे हमें इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न कौन कौन से हैं बच्चों? इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखा जाए, वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क हार्बर में प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सीज, तो हमें पहली चीज कौन सी दिखाई देती है? अभी हमने जब पढ़ा उस पैसेज हमें यह दिखा था कि जब हम न्यूयॉर्क में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें द स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है बच्चों? हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई देती है। ठीक है, ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर कहा कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। तो ये बताइए, जब हम पैसेज पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें गिफ्ट किया गया था, यानी कि जो वहां के पीपल थे उसको गिफ्ट किया गया था फ्रॉम द फ्रांस। कहां के लोगों के द्वारा गिफ्ट किया गया था भैया? फ्रांस के लोगों के द्वारा। अब हम तीसरा प्रश्न को देखें, तो तीसरा प्रश्न है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइड, यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसको पर्सोनिफाइड किया जाता है किसके किसके रूप में? तो हमने देखा था कि जिसमें हमारा पहला ऑप्शन था कि द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट के रूप में। ठीक है, ये तो हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये पैसेज में दिया हुआ है बच्चों। फिर चौथा प्रश्न की ओर अगर हम आगे बढ़े तो चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमें नीचे के प्रश्नों को, इस प्रश्न को पढ़ करके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको हमें भरना है। तो क्या दिया हुआ है? आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा। फिर इसको कह रहा है कि ही इनवाइटेड मी, तो बच्चों इसमें कह क्या रहा है कि मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जब उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा तो इसमें ऑप्शन है अनटिल, जब तक कि नहीं, इफ माने यदि होता है, अनलेस जब तक, बट लेकिन। तो बच्चों ये बताओ कि हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझे नहीं बुलाएगा। जब तक नहीं, भावना क्या आती है? जब तक नहीं की। तो इसमें क्या कर रहा है? आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक कि वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा, यानी कि निमंत्रण नहीं देगा। तो जब तक के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? अनटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को हमको पूरा करना है बच्चों। इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। अब कह रहा है कि यह आदमी अपने शब्दों पर टिका रहा, यानी कि अपने शब्दों की सच्चाई पर टिका रहा। तो इसके लिए ऑफ का प्रयोग करना है कि फॉर का प्रयोग करना है, या एट का प्रयोग करना है, या टू का प्रयोग करना है। तो बच्चों अगर हम ध्यान दें, कह रहा है कि वह आदमी अपने शब्दों पर टिका रहा, तो इसके लिए सदैव हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। अब चलें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि नीचे जो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का तात्पर्य होता है कि इसको पुनः व्यवस्थित करना होता है। ठीक, अगर हम इसमें देखें कि इसके वर्ड कौन कौन से, जैसे ये वर्ड ये हो गया, रनिंग हो गया, ईट, बीन, नाइट, हैज, सिंस। तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से बच्चों कि इसमें कौन क्या है, अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इसमें ईट सब्जेक्ट के रूप में आया। किसके रूप में आया है? सब्जेक्ट के रूप में। और हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और बीन भी इसी के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? हैज के साथ। क्यों जुड़ता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हमको दो सहायक क्रियाएं मिलती है, एक तो है हैज बीन और एक हैव बीन। आप ध्यान दिए होंगे कि जो हैज होता है ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर, यानी कि एक वचनकर्ता के लिए होता है। और हैव जो होता है ये प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो अब हमको क्या क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिला है, हेल्पिंग वर्ब मिला है, और इसके बाद ये रनिंग, रनिंग क्या है? मेन वर्ब है। जो क्या है? मेन वर्ब है। और फिर इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे है सिंस। ये सिंस हमें क्या प्रदर्शित करता है? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो इसमें समय दिया रहता है, समय। और उस समय के लिए हम सिंस या फॉर दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें जब हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो सिंस हमें दिखाता है कि समय कैसा है? निश्चित समय है। समय कैसा है? निश्चित। तो ये तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग कर दिए। अब समय भी दिखा रहा है कि लास्ट नाइट, समय क्या दिखा रहा है बच्चों? लास्ट नाइट का। तो हमको क्या क्या मिला है? इसमें मिला है हमको सब्जेक्ट मिल गया है, हेल्पिंग वर्ब मिल गया है, मेन वर्ब मिल गया है, और इसके बाद समय आ गए हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें आप ध्यान देते हैं कि कहीं भी आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं दिख रहा है। जब कहीं क्वेश्चन वर्ड ना दिखे तो आप उसको असर्टिव सेंटेंस मान लेते हैं। क्या मानते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्योंकि जब हम बात करें टेंस की तो टेंस में हमें दो प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं। टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं? दो। एक तो हमें मिलता है असर्टिव सेंटेंस,
असर्टिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट आता है, इसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो हम हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत करते हैं या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करते हैं। तो अक्सर जब कभी हमें रीअरेंज की बात किया जाए तो आप ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है तब तो हम हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद, अदरवाइज हम असर्टिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ध्यान दिए अगर आप, तो पहले वाले में सब्जेक्ट तो आया है लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बीन आ गया, तो बीन तो ये सही नहीं होगा। दूसरा वाला अगर देख लिया जाए तो नाइट के बारे में बात कर रहा है, नाइट ये तो उचित ही नहीं है। और बीन अगर आप ध्यान दे तो बीन एक सहायक क्रिया का ही भाग है क्योंकि हैज बीन दोनों मिलकर बने हैं। तो चौथा जो ऑप्शन होता है वो चौथा ऑप्शन है सब्जेक्ट भी इसमें आ रहा है, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, रनिंग यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। अब सिंस ऑफ फॉर आप तो जान ही रहे हैं, समय को प्रदर्शित करने के पहले लगते हैं, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात से। तो मिला जुला करके हमारा ये ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन सबको अगर हम इरेज करना चाहें तो इधर से हम इरेज कर सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। क्या कह रहा है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। इसमें क्या करे बच्चों कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खर्च करता है ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स यानी कि महंगे कपड़े को खरीदने में। तो इसमें क्या कर रहा है भैया, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। हमें स्पेंट को पहचानना है, स्पेंट को क्या करना है, पहचानना है कि इसमें ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। अगर बच्चों आप ध्यान दिए होंगे नाउन प्रोनाउन के बारे में, तो नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन होता है, प्लेस होता है। ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम आता है। स्पेंड क्या है, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, स्पेंड मीन्स क्या होता है, खर्च करना। स्पेंड मीन्स क्या होता है बच्चों, खर्च करना होता है, खर्च करना। अगर आप ध्यान दें खर्च करना जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सब वर्ब है, ऐसे ही स्पेंड भी क्या होता है, वर्ब होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड का मतलब है कि वो बोलने में उसका जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो मिस स्पेल्ड, जैसे अगर हम प्रेयर के बारे में देखें, ये तो इसकी स्पेलिंग सही है, मिसचीफ, शरारत, इसकी स्पेलिंग भी ठीक है। और अगर ग्रामर की बात करें बच्चों, ग्रामर, तो हम जानते हैं ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रामर की स्पेलिंग होता है GRAMMAR, GRAMMAR। तो हमें कौन सा ऑप्शन पे टिक करना है बच्चों, हमें ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर देना है। ठीक है बच्चों, हमें ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसको OMR में भर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 10। अभी इसको हमें क्या करना है बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि नीचे दिए गए पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आगे जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्नों का उत्तर देना है इन दोनों प्रश्न में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए पैसेज क्या है, ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। यानी कि ही वंडर्ड फॉर 7 years, वह 7 सालों तक घूमता टहलता रहा, एंड फाइनली, और अंत में, सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, वेयर, जहां, ही ओड, उसने शपथ लिया, टू स्टे, रुकने का, अनटिल एलाइटमेंट केम, जब तक कि ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। क्या कहा कि वह, यहाँ वह माने सिद्धार्थ की बातें की जा रही है, जिसको हम गौतम बुद्ध कहते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है कि वह 7 सालों तक घूमते टहलते रहे और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और उन्होंने शपथ लिया कि जब तक, अनटिल, जब तक एलाइटमेंट केम, जब तक कि ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा, हम उठेंगे नहीं भाई यहां से। एलाइटमेंट आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ही, इसके बाद अगले पैसेज में भाई, ही बिगेन टू टीच, अब वह पढ़ाने लगे। यहाँ पढ़ाने का तात्पर्य है उपदेश देने लगे। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी, यानी कि ज्ञान, और अपने नए ज्ञान को एक दूसरे से बांटना शुरू कर दिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ बात गौतम बुद्ध की जा रही है कि गौतम बुद्ध पूरे 7 सालों तक, कितने सालों तक,
पूरे 7 सालों तक घूमते टहलते रह गए और उन्होंने अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ये शपथ लिया कि जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा अब हम यहां से उठेंगे नहीं। और अंत में हुआ क्या बच्चों? अंत में हुआ ये कि उनको कुछ दिन के बाद, दिन तो हमें यहां आपको बताया ना कितने दिन के बाद, ध्यान दीजिए, एलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज, यानी कि 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ही बिगेन टू टीच, तो वह लोगों को वह ज्ञान देना शुरू कर दिए, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी इस नई समझदारी को एक दूसरे से बांटना चालू कर दिए। अब आते हैं हम लोग बच्चों प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है कि सिद्धार्थ गौतम, बात यहां सिद्धार्थ गौतम की जा रही है, सिद्धार्थ गौतम जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन द सर्च ऑफ एलाइटमेंट फॉर, यानी कितने दिन तक ज्ञान की खोज में भटकते रहे बच्चों? इसमें ऑप्शन दिया है 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। कितने सालों तक भटकते रहे बच्चों? 7 सालों तक। कितने सालों तक? 7 सालों तक। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 7 ईयर्स। अब अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 10 है सिद्धार्थ गौतम गॉट एलाइटमेंट सिटिंग अंडर, यानी किस पेड़ के नीचे बैठने के बाद सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो देखिएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन है बनियान ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री। तभी हमने पढ़ा था बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि पीपल ट्री, क्या पढ़ा था बच्चों? पीपल ट्री। यहां पे ऑप्शन में है ना पीपल ट्री, पीपल ट्री, तो ऑप्शन नंबर पीपल ट्री वाले पे हम लगा देंगे। पीपल ट्री किस पे है? सी पे। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आगे एक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी वही करना है बच्चों कि जो भी ऑप्शन सही होंगे उस पर टिक करना है। ऑप्शन है विच क्वालिटी ऑफ लेंचो, यानी कि लेंचो के कौन से गुण इंप्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट, उस पोस्ट मास्टर को अत्यधिक इंप्रेस किया अपनी ओर। तो ध्यान दीजिए, आपको कहानी याद होगा, कहानी हमने आपको सुनाया था कि जब पोस्ट मास्टर को वह पत्र मिलता है तो पोस्ट मास्टर बोलता है वाह क्या आदमी है, कि ईश्वर का इसमें कितना प्रेम है कि वह ईश्वर को ही पत्र लिखना शुरू कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो सही होता है। इसमें यह है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि विच क्वालिटी ऑफ लेंचो, लेंचो का कौन सा गुण इंप्रेस द पोस्टमास्टर मोस्ट, पोस्टमास्टर को अत्यधिक अपनी ओर प्रभावित किया। तो इसमें है हिज फुलनेस, क्या उसका मूर्खतापन करता है, हिज ग्रेट फैथ इन गॉड, कि ईश्वर में उसकी अत्यधिक भक्ति, यह पोस्टमास्टर को अत्यधिक अपनी ओर आकर्षित करती है, कि हिज सिंपलिसिटी, उसकी साधारणता, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कहानी में कि उसका फैथ इन गॉड, ईश्वर में लेंचो का इतना विश्वास ही था कि इससे प्रभावित होकर पोस्टमास्टर अपना ही पैसा दे देता है, लो भाई तुम पैसा ले लो। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट, यह पाठ है, इस पाठ का लेखक कौन है? देखो बच्चों, ये हिज फर्स्ट फ्लाइट, आपने एक पाठ पढ़ा होगा प्रोज का, प्रोज का पाठ नंबर 3 में आता है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान के बारे में 2 कहानियां। तो उड़ान के बारे में 2 कहानियां जो आपने पढ़ा होगा, उसमें था हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि वो सीगल वाला पार्ट, जिसमें सीगल पक्षी के बारे में वर्णन करता है। तो आप जानते हैं कि सीगल पक्षी का जो लेखक है, तो आपकी बुक से ही मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है लाइम ओ फ्लैहर्टी, यही इस पार्ट के लेखक है बच्चों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम, यानी कि राजवीर को असम चलने के लिए कौन आमंत्रित करता है, यानी कौन उसको निमंत्रण देता है? तो इसमें आप ध्यान दिए होंगे कि जब वो कहानी शुरुआत होती है कि चाय गरम गरम चाय, चाय गरम गरम चाय वाले, तो उसमें आप देखे होंगे राजवीर और प्रांजल नाम के 2 बच्चे होते हैं जो आपस में डिस्कस करते हुए ट्रेन में बैठते हैं। तो इसमें से ऑप्शन आए हैं प्रांजल्स फादर, क्या प्रांजल के पिता ने इनवाइट किया था कि आ जाओ भाई आ जाओ राजवीर मेरे यहाँ चले आओ, कि प्रांजल ने कहा था, या टी वेंडर वो जो चाय बेच रहा था गरम चाय चाय गरम करके, वो आमंत्रण दिया भाई आ जाओ मेरे यहाँ आ जाओ, या प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम, या तो असम का जो लीडर है उसने उसको बुलाया नहीं आ जाओ। तो आप ध्यान से दिए होंगे, देखें कि इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या है कि प्रांजल बोलता है कि चलो अब छुट्टी हो गई है, चलो हम लोग घूम करके आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तो खत्म हो गया है, 14 और 15 में देखना क्या है,
रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि इस एक्सट्रैक्ट को, यानी कि जो पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को हमको अच्छे से रीड करना है बच्चों, इसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीड, यानी कि जो फॉग आता है वह बिल्ली के एकदम छोटे पैरों की तरह चिपके चिपके आता है, जैसे बिल्ली आती है। फिर इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ये चुपके से आकर के बैठ जाता है ऑन साइलेंटली हाउंचेज, एकदम ऐसे झुक करके। एंड देन मूव्स ऑन, फिर धीरे से चला जाता है। ये फॉग के बारे में, कोहरे के बारे में कहानी थी जिसकी तुलना कैट से की गई थी। हमने आपको पढ़ाया था किताब में जब पोइट्री पढ़ा रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम रिटेन एबव, यानी कि जो इसमें पैसेज है, इस पैसेज का लेखक कौन है, यानी कि इसका अथर कौन सा है। तो आपको याद होगा कि इस पैसेज का जो अथर है वो है कार्ल सैंडबर्ग। कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 15। इसमें अगर ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 15 है द फॉग कम्स, कोहरा आता है। कोहरा कैसे आता है? आप ध्यान दिए होंगे जब हम क्वेश्चन नंबर 14 करा रहे थे, तो इसी में एक पैसेज था कि साइलेंटली कैसे आता है बच्चों? साइलेंटली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये हो जाएगा कि द फॉग, लाउडली तो आता नहीं है, हास्टली तो आता नहीं है, आता कैसे है? साइलेंटली आता है बच्चों। ठीक, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें है फॉर हाउ मेनी डेज वाज नो फूड। कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज नो फूड, कितने कितने दिनों तक भोजन नहीं मिलता है। क्या बोलता है बच्चों कि कितने दिनों तक भोजन नहीं मिलता है। तो भोजन कितने दिनों तक नहीं मिलता है? भोजन 2 डेज। कितने दिनों तक नहीं मिलता बच्चों? 2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अगर, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 17। इसमें है हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल। देखिए ये कहानी, इस पाठ का नाम था थीव्स स्टोरी। पाठ क्या नाम था बच्चों? थीव्स स्टोरी। थीव्स स्टोरी। अगर थीव्स स्टोरी वाली पाठ आप पढ़े होंगे तो उसमें अनिल और हरि सिंह 2 लोग मिलते हैं। ठीक, और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और उस टाइम जो हरि सिंह था, यानी कि हरि सिंह जो चोर की भूमिका में था, जिसको अनिल पढ़ाता है, लिखाता है, फिर लिखना पढ़ना सिखा करके अपने यहाँ नौकरी पर भी रखता है, आगे वो बहुत बड़ा जाकर के लेखक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो ये कह रहा है कि हाउ ओल्ड द हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल, यानी जब अनिल से मिले कितने साल के थे? तो बच्चों उस पाठ में था कि 15 साल के। जब हरि सिंह अनिल से मिला तो कितने साल का था? 15 साल का था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट दैट, क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट दैट गॉट हिम अरेस्टेड। तो कह रहा है कि ये पाठ में जब बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कौन से ऐसे सबूत थे, तो द कीज, यानी कि चाबी थी, हिज ग्लव्स, उसके ग्लव्स थे, हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके फिंगरप्रिंट्स थे, ऑल ऑफ द एबव, या इनमें से सब थे। तो अगर आप देखे होंगे बच्चों क्वेश्चन, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका आंसर होगा हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके अंगुलियों के निशान होते हैं। जब पाठ आपको पढ़ाया जा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि उसके जो फिंगरप्रिंट्स उस अलमारी, उस तिजोरी पर पड़े रहते हैं कि वो अपना ग्लव्स निकाल करके तिजोरी को खोलता है, क्योंकि वो जो लड़की उससे मिली रहती है वो क्या बोलती है? आई एम द ऑनर ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर की ही मालकिन हूं भाई, क्योंकि मेरा पति बाहर गया हुआ है और मेरे नेकलेस, मेरे सारे हीरे जवाहरात किसमें रखे हुए हैं? इस तिजोरी में रखे हुए हैं, इस तिजोरी को खोलना है। तो जो चोर था उसको ये लगा कि ठीक है, जब मालकिन बोल रही है तो इसको खोलने में क्या जाता है। वो धीरे से अपना ग्लव्स निकाला, इसके बाद बोला मैं तो इसका मास्टर हूं खोलने का, अभी निकालते इसको, और खोल लिया। ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ बच्चों कि ये इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 18 सही हो जाएगा। अब चलते हैं 18 का ऑप्शन नंबर, सॉरी भाई, 18 का ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग्स, यानी क्या करना है भाई? आंसर हमें क्या सेलेक्ट करना है? ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन क्या था? आपको अच्छे से पता होगा, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। क्या था? एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। अ लॉ लेस पर्सन, और कानून को मानने वाला व्यक्ति तो नहीं था, वो तो सब जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सनकी था। तो इसमें ऑप्शन है कि ए वाला सही है, कि बी वाला सही है, कि बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है, नन ऑफ देव, भैया इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि ग्रिफिन एक सनकी वैज्ञानिक था, और अगर बुद्धिमान था तभी तो वैज्ञानिक कहलाया बच्चों। तो इसमें से क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ एंड बी, यानी कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना आखिरी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब होता क्या है? हु हैड इनवाइटेड मटिल्डाज हस्बैंड फॉर द बाल पार्टी, यानी कि उस बाल पार्टी में मटिल्डा के पति को कौन बुलाता है? तो आप अच्छे से जान रहे हैं, ये पार्ट है नेकलेस। कौन सा पार्ट है? नेकलेस। उस नेकलेस पार्ट में बताया गया था कि मटिल्डा के पति को
द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कौन बुलाता है भाई? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, वही बुलाते हैं। आ जाओ भाई, हमारे यहाँ आज पार्टी है, अपनी वाइफ को भी लिवा करके आना, अकेले नहीं आना, क्योंकि सब अपनी अपनी वाइफ को लेकर ही आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हम 20 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हम आपको हर एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे। 20 क्वेश्चन लगातार अभी चलता रहेगा, डेली एक एक वीडियो आएगा, उसको देखते जाइएगा। और जहां आपको ना समझ में, आप कमेंट में बताते जाए, हाँ सर ये हमको नहीं समझ में आया। ठीक, इसके बाद जैसे ये 20 कंप्लीट होते हैं, फिर हम पार्ट बी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये सब तो किस में आ रहा है? ये सब आ रहा है पार्ट ए में। ठीक है ना? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।